हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम के अंदर। न्यूज टाइम के टॉक शो पर हम ऐसे विद्वानों को बुलाते हैं जो ज्वलंत मुद्दों के ऊपर अपने विचार रखते हैं, उसके ऊपर रोशनी डालते हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनके आने से हमारा चैनल अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आज की हमारी मेहमान है रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी। अनुमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी भारतीय वायुसेना में कार्य कर चुकी हैं, अब रिटायर्ड हैं। एक तरह से उनका जीवन भी संघर्षमय रहा है, वो अपने आप में वो भी एक कहानी है। लेकिन आज हम उनसे प्रेरणा लेते हुए इस शो को कंडक्ट करेंगे और ये एक तरह से देखा जाए तो एक महिला शक्ति को हमारा सलाम भी है कि भारत के अंदर जहां महिलाओं की स्थिति बहुत बार एक दोयम दर्जे की हो जाती है, जहां उन्हें पुरुषों के बराबर दर्जा नहीं मिल पाता है, और रोज ऐसे आंकड़े और सर्वे आते हैं जहां पर इस बात की चर्चा होती है कि महिलाएं अगर उच्च पदों तक पहुंच भी जाती हैं तो वहां भी उन्हें देखा जाए तो टिकने नहीं दिया जाता है और पुरुषों की जो प्रधानता है वो फिर से वापस आ जाती है। कहानी वो दुख भरी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अभी भी जो एक हम समानता की बातें करते हैं संविधान के अनुसार या बातचीत में, या एक महिला दिवस पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो महिला दिवस पर शाम होते होते हम उसको भूल जाते हैं। फिर से वही पुरानी परिपाटी 364 दिनों की, और 365 दिन हम फिर से वो महिलाओं की शक्ति के गुणगान करते हैं। ये एक सच है, कड़वा सच है, और हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन हम इस चैनल के ऊपर उस महिला शक्ति को सम्मान देते हैं, सलाम करते हैं, और खास तौर से वो व्यक्ति जो लाखों हिंदुस्तान की युवा लड़कियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सकती हैं, और जिन्होंने अपनी नौकरी के बाद भी अपना संघर्ष जारी रखा। उसके बाद आज ये किसानों का जो आंदोलन है उसमें भी अग्रणीय भूमिका निभा रही हैं, और कांग्रेस पार्टी से भी इस समय संबंधित हैं। आज अनुमा आचार्य जी से सबसे पहले हम स्वागत करते हुए एक पहली टिप्पणी उनसे लेंगे। ये विंग कमांडर की नौकरी करते करते और वहां से निकलकर ये एयरफोर्स से किसानों की ओर कैसे रास्ता मुड़ गया? सर ऐसे है कि जब भारतीय वायुसेना में मैं गई थी तो जी, वो 24 साल एक तरह कन्फाइनमेंट में थे कि बाहर की दुनिया से नागरिक के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनसे ज्यादा वास्ता नहीं पड़ पाया इतने दिनों तक। और ऐसा लगा कि जो हम नागरिक हैं वो अपनी नागरिकता तब शायद समझ पाते हैं जब हम एक संरक्षित सुरक्षित वातावरण से बाहर निकल के बाहर आते हैं। तो जी, इस तरह से मेरा जब मैंने 24 साल भारतीय वायुसेना में नौकरी करी और 1 साल की ट्रेनिंग भी थी, तो जी, उसके बाद मुझे लगा कि अब ज़रूरत है, मैं बहुत सुरक्षित हूँ अपने दायरे में और मुझे अब ये करना है कि जो हमारे समाज में जो लोग कम प्रिविलेज्ड हैं, उनके साथ जुड़ के कोशिश करूँगी कि क्या हम कहीं तक पहुँच सकते हैं। तो इस तरह से शुरुआत हुई है इस बात की। और जब ये किसान आंदोलन हुआ उसके थोड़ा पहले से मैंने देखा था कि किसानों के जो 3 कानून थे, उनके बारे में जब पढ़ा तो बहुत ज़्यादा तो समझ नहीं थी मुझे, लेकिन जो तीसरा कानून था जिसमें एसेंशियल गुड्स, एसेंशियल कमोडिटी को होल्ड कर सकने का जो अभी नया नियम बना है, उसने मुझे थोड़ा आंदोलित कर दिया। मैंने सोचा जी, कि ये पहले बचपन से हम सुनते आए हैं जमाखोरी वगैरह, तो जब कांग्रेस पार्टी उसके लिए संघर्ष कर रही थी, ये और बात है कि बहुत सफलता तब नहीं मिली क्योंकि जो उसके इस कानून के जो अपने क्लाइंट्स हैं, उनको इसके लिए अपनी लड़ाई लड़नी ही पड़ी। विपक्ष के कुछ भी करने से उस समय कुछ नहीं हुआ और अब ये लड़ाई जारी है, तो मुझे लगता है ये लोकतंत्र की लड़ाई बन गई है और मैं इसीलिए इसके साथ बनी हुई हूँ। बहुत अच्छी बात कही। दरअसल जिन अधिकारों के हनन की बात आप कर रही हैं, या जो कानून की बात कर रही हैं, जिन्हें काला कानून भी कहा जा रहा है, और बहुत बड़ा वर्ग है किसानों का जो ये कह रहा है कि हम इससे सहमत नहीं हैं।
पर सरकार कहीं ना कहीं इस इशू को हाशिए पर धकेलती नजर आ रही है, ये कह के कि ये पंजाब के या कुछ चंद किसानों का हरियाणा और यूपी से ये आंदोलन है, बाकी तो हिंदुस्तान के किसान हमसे बहुत खुश हैं, उन्हें तो कोई आंदोलित नहीं कर रहा है। गुजरात में अभी चुनाव हुए जहां पर बीजेपी रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में एक बड़ी विक्ट्री हासिल करके आई। ये किस किस्म के इंडिकेशंस निकल के आ रहे हैं जो बड़े डाइवर्जेंट हैं हिंदुस्तान में? सर, ये हम देखेंगे कि जो पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी तरह से हार हुई और गुजरात में वो जीते, तो अब गुजरात की बात ये है कि आप भी हैं, हम भी हैं, हम जिस प्रदेश में रहते हैं, अगर हमारे प्रदेश से प्रधानमंत्री निकल के आए तो फिर हम बाकी सारी चीजें छोड़ के जाते हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री तो हमारे ही प्रदेश का होना चाहिए। तो गुजरात में कुछ बात मुझे वैसी लगती है। दूसरी चीज ये भी है कि सरकार का प्रचार तंत्र जो है वो कई मल्टीफोल्ड है। इसमें ना केवल मुख्य धारा का मीडिया उनके साथ है, उसके अलावा भी जितना हम सोशल मीडिया देखते हैं, व्हाट्सएप पे पूरा का पूरा उनका कब्जा है, जितने भी ग्रुप्स हैं। क्योंकि मैंने एक समय भारतीय जनता पार्टी के साथ में एज अ प्रोफेशनल काम किया है, सीखने गई थी और प्रधानमंत्री जी ने ही मुझे वहां भेजा था। मैं एक बार उनसे, मुझे अपनी नौकरी छोड़ने के एक हफ्ते पहले मिलने का मौका मिला था और वो मौका वो मेरे लाइफ में लेकर आए थे कि जिसमें मैंने उनकी पार्टी को बहुत पास से देखा और मुझे लगता है कि उसके बाद ही मेरी जो धारणा थी उनके बारे में बदली है। मैं दूर से उन्हें बहुत अच्छा मानती थी। तो जब मैं वहां गई तब मैंने देखा कि मेरे ही बाजू वाले जिस कमरे में हमारा ऑफिस होता था कॉल सेंटर का, उसी के बाजू में सोशल मीडिया का ऑफिस था और उनके एक बड़े नेता हैं जो जनरली ओवरसीज उनका कनेक्शंस देखते हैं। तो वो नेता जो थे उनके अंडर में सोशल मीडिया की टीम थी। आप यकीन मानिएगा 2017 में जब मैंने देखा तो दंग रह गई थी। वहां पर अगर 50 लोग थे तो 50 लोगों ने, सभी को कहा गया था सभी को 100-100 ग्रुप बनाने हैं मोहल्ला वाइज, और उस मोहल्ला वाइज ग्रुप में आप ये समझिए कि 256 का एक जी डिस्ट्रीब्यूशन जी लिस्ट बनती जी है या जी ग्रुप बनता है। जी तो उस तरह से आप उसको जोड़िए, 256 इंटू 100 इंटू वो 50 लोग, जी और प्लस उससे भी आगे वो प्रमोट कर रहे थे। तो सोशल मीडिया का जो व्हाट्सएप वाला एक सेगमेंट है वो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी से कैप्चर्ड है। और तब मैं ये मानती हूँ, जो मैं आपकी बात का जवाब ये इस तरह से दे रही हूँ कि बहुत कुछ हम प्रचार के माध्यम से, क्योंकि जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से प्रचार में कामयाब होती है, जो कि उनका कुछ कुछ एरियाज में जहां लोग विश्लेषण नहीं करते, अपने आप ढूंढते नहीं है, तो वहां वो उसी बात को सच मानकर आत्मसात कर लेते हैं। लेकिन बहुत दिनों की बात नहीं है ये, थोड़े समय में सभी को समझ में आ रहा है। क्योंकि एक चीज है ना, जब जब हमारे अपने बच्चे बेरोजगार होंगे, जब हमारे अपने पेट पर लात पड़ेगी, तो सब व्यक्ति जो है, जो मध्यम वर्ग है, जो अभी इस समय बाहर से मूक दर्शक की तरह देख रहा है, वो भी जागेगा, सब जागेंगे। क्योंकि कोई भी चीज का मुलम्मा एक ना एक दिन उतर जरूर जाता है। बिल्कुल तो जो बिल्कुल। प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि किसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर प्रदेश के किसान ना केवल इन बॉर्डर्स पर मौजूद हैं, जबकि अलग अलग अपने प्रदेशों में भी उनके मोर्चे खुले हुए हैं। जी अभी हम वेस्ट बंगाल में भी आप देखिए किसान पंचायत होने वाली है और फिर वो लगातार एक के बाद एक होंगी। और मध्य प्रदेश में भी लोग बुला रहे हैं, क्योंकि हमारे जो फौजी हैं उन लोगों ने मुझे कल परसों में ही कहा था कि मैडम 2-3 जगह में मध्य प्रदेश में किसान सभा कर रहे हैं, आप चलेंगी हमारे साथ। तो इस तरह से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पूरा देशव्यापी आंदोलन है और ना केवल अब ये किसान आंदोलन है, अब ये लोकतंत्र का आंदोलन भी है। मुझे याद है कि कल मैं हिंदी के प्रकांड पंडित साहित्यकार विजय बहादुर सिंह जी का इंटरव्यू कर रहा था। एक टॉक शो था मेरा, वो अपलोड भी जी किया हुआ है, आप देख भी सकते हैं उसको। और जी भोपाल से रहने वाले हैं आप, विदिशा से हैं, बाद में भोपाल में आए तो आपके शहर से ही हैं, शहर तो हमारा भी है वो। और उन्होंने एक बात कही, अब वो तो भीष्म पितामह हिंदी साहित्य के, उन्होंने एक बात कही, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि 1947 तक भारत गुलाम था लेकिन लोग आजाद थे। ये बात कही उन्होंने, मैं रिपीट कर रहा हूं उसको। 1947 तक भारत गुलाम था लेकिन लोग आजाद थे, और 1947 के बाद भारत आजाद है और लोग गुलाम है। ये
बात बड़ी गहरी कही उन्होंने, बहुत गहरी बात है और जी, इन्होंने बिल्कुल। मुझे, इस बात ने मुझे अंदर तक छुआ। ये वही बात है जो अब आप कह रही हैं, दूसरे शब्दों में, कि ये जो नया भारत है, जिसे नया भारत कहने की, बनाने की एक कोशिश हो रही है, ये नया भारत कहीं से भी वो भारत नहीं है जो भगवान बुद्ध और महावीर का कंपैशन वाला भारत हो, दया भाव वाला भारत हो, जो जी, भगवान राम की मर्यादा का भारत हो, जो भगवान कृष्ण के गीता के संदेश वाला भारत हो। ये भारत कोई दूसरा ही भारत है। और एक साथ में छोटा सा एक संदेश जोड़ना चाहूंगा कि शांता कुमार जी की किताब आई अभी, जिसका अनुमोदन ये करना था नड्डा जी ने, लेकिन अब किस कारण से वो उसके उद्घाटन में नहीं आए वो वही जानते होंगे। तो उद्घाटन करने के लिए मुरली मनोहर जोशी जी आए। तो वहां शांता जी, कुमार जी ने एक बात कही कि मेरे बहुत घनिष्ठ एक बीजेपी के मित्र थे, तो मैंने उनसे कहा कि ये पार्टी का क्या हाल हो गया है, ये पार्टी कहाँ चली गई, ये तो सत्ता के पीछे भागने वाली पार्टी बन गई है। तो बोलता है, हमारे मित्र जो दूसरे बीजेपी के थे बड़े, वो कहते हैं, शांता किस पार्टी की बात कर रहे हो, ये वो पार्टी थोड़ी है, ये तो दूसरी पार्टी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस पार्टी के अंदर भी इस मामले में कितनी तल्खी है और कितनी एक तरह से रंजिश बना है। किसान आंदोलन पे आते हैं। किसान आंदोलन में बीच बीच में संख्या भी कम होती जा रही है, टीकरी पे भी और गाजीपुर बॉर्डर पे भी। आप वहां पे बॉर्डर के अंदर हमने वीडियोस देखे आपके, आप वहां पर थी। और ये जो तीनों कानून जो हमारे सामने आज की डेट में जिनकी जद्दोजहद चल रही है, पंजाब से शुरू हुई, हरियाणा तक आई, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश तक आई, अब धीरे धीरे भारत के बाकी राज्यों तक जा रही है। यहाँ से अनुमा जी आगे की दशा और दिशा क्या हो? जो मुझे दिख रहा है उसमें इस वक्त जो है सभी बॉर्डर्स पे, मैं कम से कम 3 बॉर्डर्स पे तो गई ही हूँ और रेगुलरली गई हूँ। मैंने देखा है कि जैसे ये फसल काटने का सीजन आया है, तो लोग अपना-अपना जो टेंट है उसे खाली सिक्योर करके, क्योंकि जी, उनके पड़ोस वाले जो लोग हैं उसका ध्यान दे रहे हैं, या तो वो अपने परिवार का कोई एक सदस्य वहाँ बिछा कर गए हैं और वो अभी काम करके दोबारा लौटेंगे। और जो गाज़ीपुर बॉर्डर है, वहाँ तो मैं देखती हूँ कि लोग अभी भी बहुत जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, वहाँ दिन भर का जो एक नियम है वो चल रहा है। वहाँ पर ही हमारे कुछ फौजी भी हैं जो किसानों के परिवार से आते हैं। तो इस वक़्त दशा तो ये है कि जोश में कमी नहीं है। लोगों ने, जैसे हम ऑन जॉब हम जब ये करते हैं अपनी शिफ्ट ड्यूटीज़, उस तरह से अपने काम को बाँट लिया है कि जब खेतों में काम है तो वो करने भी जाएँगे और लौट के आके वो वहाँ धरना भी देंगे, आंदोलन भी करेंगे। क्योंकि अब ये लड़ाई जो है ये लंबी खिंचेगी, सरकार थोड़ी ढीठ लग रही है। ये एक और बात है कि टाइम मैगज़ीन पर इस बार किसानों की फ़ोटो है। लंदन में, मतलब ब्रिटेन में हमारे किसान कानून की चर्चा हो रही है। तो जिन जगहों पर देश विश्व में हम अच्छी चीज़ों के लिए जाने जाते थे, वहाँ हमारे लोकतंत्र में अचानक दिखने लगी ये क्रूरता या फ़ासिज़्म जैसा कुछ, ये सबको भी दिखने लगा है। और जिन देशों में लोकतंत्र है, वो हमारी तरफ और भी क्रिटिकल तरीके से देख रहे हैं। ये किसी तरह से अच्छे संकेत नहीं है। और हमारी सरकार, हमारा विदेश मंत्रालय इन सब चीज़ों में विरोध दर्ज कर रहा है। पर मुझे ये एक बात समझ नहीं आती कि विरोध दर्ज करने के लिए आप बाहर जा रहे हैं, अपने किसानों का हाल-चाल क्यों नहीं पूछते? सिर्फ एक ही बात तो कह रहे हैं कि उसे आप रद्द जी, कर दीजिए और दोबारा हमारे साथ बैठ के बना लीजिए। तो इसमें तो कोई गलत बात मुझे नहीं नज़र आती। सरकार बहुत ज़्यादा अकड़ेगी, तो एक दिन फिर लोकतंत्र अपना निर्णय लेगा ही। और उसके अलावा मुझे जो दिखता है कि जिस तरह से ये जो 2 राज्यों के ख़ास तौर पे चुनाव जो हमें दिख रहे हैं, 5 राज्यों में हो रहे हैं, लेकिन 2, वेस्ट बंगाल जो है वो एक ख़ास तौर पे और तमिलनाडु। तो यहाँ पे जो निर्णय आएँगे, उससे अब किसान आंदोलन की भी और लोकतंत्र की भी, दोनों की दशा और दिशा तय होने वाली है। ये थोड़ा स्पष्ट दिख रहा है। एक बात और है कि इन चुनावों में से कम एक में जो कि हम पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा उत्पात मचा रखा है। अलग-अलग तरीके से लोगों को
दहशत फैलाने की भी कोशिश कर रहे हैं, भ्रम भी फैला रहे हैं, और पूरी की पूरी जो सामर्थ्य है भारतीय जनता पार्टी की, सारे वहाँ के जो स्टार प्रचारक हैं वो वहां जाके लगातार प्रचार कर रहे हैं। तो अगर लोकतंत्र की इस लड़ाई में जनता ने एक बार समझदारी दिखा दी, तो फिर पूरे देश के लोकतंत्र की दिशा वहीं से तय होगी, ऐसा मैं सोच रही हूँ। 2-3 घटनाएं घटी हैं पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर, उनको जोड़कर देखें। एक घटना, फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट आई, जहां भारत को पार्टली फ्री दिखाया गया। पार्टी फ्री का मतलब फिर यही है कि पार्टी तानाशाही। लेकिन जो फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट में कसर बाकी रह गई थी, वो वीडम की रिपोर्ट में पूरी हो गई, जो स्वीडन से आई, कि भारत इलेक्टोरल तानाशाही है, जैसे कि एर्डोगान साहब वहां पर आपके टर्की में है और बोल्सोनारो जो है ब्राजील के अंदर है, तो उनके बराबर उनको ब्राजील के अंदर किया गया। तो अब तो पूरा ही कह दिया गया कि इलेक्टोरल तानाशाही है। और सरकार ने फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट पे काफी गुस्से में आके रिएक्शन दिया था। अभी इसका रिएक्शन आना बाकी है, लेकिन फिलहाल वो राहुल गांधी को लपेटने के चक्कर में है, जो पॉलिटिशियंस हैं भाजपा के। अब उन्हें समझ नहीं आता कि बार बार राहुल गांधी को एंटी नेशनल्स का साथ देने की बात कह के वो क्या साबित करना चाहते हैं। ये राहुल गांधी की रिपोर्ट नहीं है, रिपोर्ट वीडम की रिपोर्ट है, स्वीडन से जो आई है। तो आपको अगर कोसना है और गालियां देनी है तो उनको दीजिए। तीसरी बात जो निकल के आती है वो शशि थरूर जी का स्टेटमेंट। शशि थरूर जी का स्टेटमेंट आता है इस कॉन्टेक्स्ट में कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट में काफी बहस हुई किसानों के मुद्दों के ऊपर, लेकिन बाद में स्पष्टीकरण आया कि हमने बहस बिल्स के ऊपर नहीं की है, हमारी बहस सरकार के द्वारा किसानों के ऊपर जो जुल्म किए जा रहे हैं उनके ऊपर है। और दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी घटना घटती है, वो देखा जाए तो अपने हिसाब से हम उस पर बातचीत कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। वही थरूर साहब ने कहा कि वो सच्चे लोकतंत्र हैं और अगर वो डिस्कस करते हैं तो बुराई क्या है। ये चीजें सारी आपस में जुड़ी हुई हैं। वीडीएम की रिपोर्ट हो, फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट हो, शशि थरूर साहब और ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो कहना है, ये आप कांग्रेस से संबंधित हैं, आप कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, उसकी एक्टिव मेंबर हैं। आपके हिसाब से ये जो रिएक्शंस निकल कर आ रही हैं, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी की इन रिपोर्ट्स के बारे में कि भारत को बदनाम करने की ये एक किस्म से प्रक्रिया चल रही है, उस पर आपका क्या कहना है? मैं कांग्रेस का एक अंग है प्रोफेशनल कांग्रेस, जो शशि थरूर जी जिसके मतलब चेयरमैन है, तो मैं ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस से जुड़ी हुई हूँ। और उसके अलावा मैं कांग्रेस के बारे में एज अ पैनलिस्ट भी कई बार आपको टीवी पर दिखूंगी। तो ये जो बातें हैं कि दूसरे देश हमारे बारे में बात कर रहे हैं, आप और हम सभी जानते आए हैं इतने सालों से, क्योंकि हमें दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता था। उसके अलावा हम दुनिया की सबसे बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्था भी थे। तो ये दो चीजें पहले इतने सालों से, बरसों से हम सुनते चले आ रहे हैं, क्योंकि हम उत्तरोत्तर प्रगति ही कर रहे थे। कम ज्यादा एक बात हो सकती है, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है और उन्होंने ये देखा है कि जो हिंदू कार्ड वाला एजेंडा उनका जो चल गया, तो उसके बाद एक वर्ग जो हमारे देश का है, जो शायद लोकतंत्र में रहकर भी लोकतंत्र की खूबियां नहीं पहचान पाया, तो उनको मद्देनजर रखते हुए सरकार दूसरे देशों के ऊपर जिस तरह की बातें कर रही है, मुझे लगता है, देखिए, जब हम अमेरिका में जाके हाउडी मोदी करते हैं और हम ये भी तक कह देते हैं हमारे प्रधानमंत्री कि अब की बार ट्रंप सरकार, और आज जो है वो ट्रंप सरकार तो बनी नहीं और आज जो बाइडेन की सरकार है, तो इस तरह से हम अमेरिका के सामने अपने आप को कितना नीचा गिरा रहे हैं, ये हमने साबित किया है। और अब वहां के लोकतंत्र ने उस व्यक्ति को चुना ही नहीं जिसको हम एक बात ऐड कर देता हूं। पिछले 2 महीनों में जब से बाइडेन साहब आए हैं, 20 जनवरी को शपथ ली है, मोदी जी ने एक बार फोन किया है उन्होंने, लेकिन बाइडेन साहब ने अभी तक फोन नहीं किया उनको। उन्होंने 100 हेड ऑफ स्टेट को कॉल किया है, अभी तक यहाँ कॉल नहीं आया। इट्स ओनली मिस्टर मोदी हु हैज कॉल्ड हिम वंस। ये मैं ऐड कर रहा हूँ जी, अपनी बात जारी रखिए। डेफिनेटली वो अगर उन जब जो बाइडेन को भी ये तो मालूम ही है, क्योंकि हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग अमेरिका के नागरिक हैं और जो हिंदुस्तानी मूल के हैं,
और उनके यहाँ के पॉलिटिकल संग्राम में अगर हमारे तरफ से एक तरफ इंक्लाइन करने की कोशिश की गई थी, तो ये तो कोई भी नेतृत्व भूलेगा नहीं। ये और बात है कि चूंकि पूरे ग्लोबली सबको एक दूसरे से अर्थव्यवस्था को सपोर्ट मिलती है, हमारे लोग वहां जाते हैं, उन हमारे लोग ज्यादा स्किल्ड है, और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री अमेरिका की काफी हम ही ने संभाल रखी है। तो ऐसा कोई डायरेक्ट अमेरिका अपोजिशन तो नहीं करेगा, लेकिन और ना ही जो बाइडेन, सभी लोग संभ्रांत लोग हैं, समझदार लोग हैं। हम ही लोग कभी कभी अपनी समझदारी ताक पर रखकर दूसरे देशों के ब्रांड मैनेजर बन जाते हैं। तो वो एक बात है। और आप देखिए अभी कल परसों में मीटिंग हो ही रही है, तो उसमें प्रधानमंत्री भी होंगे, जो बाइडेन भी होंगे। तो जो दूसरे लोकतंत्र हैं, जो समझदार और विकासशील नहीं, विकसित लोकतंत्र जो भी हैं, वो एक तरह की परिपक्वता दिखाते आए हैं, जो अब हमें हमारे अंदर उसका थोड़ा अभाव हो गया है। और अगर सरकार ये कहती है कि राहुल गांधी देशद्रोहियों के साथ है, मुझे नहीं लगता सरकार किसको देश, क्योंकि ये हमने देखा है कि सेडिशन के जो केसेस हैं काफी बढ़ गए हैं इनके आने के बाद। यस तो यस जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से ताल्लुक नहीं रखते हैं, साबिका नहीं रखते हैं, वो सारे उनके लिए देशद्रोही हैं। और मुझे लगता है ऐसे में तो थोड़े दिनों में देश की आधी आबादी से ज्यादा, क्योंकि इनका जो वोट परसेंटेज है वो करीब 33-34% में सिमटा हुआ है, तो उस आबादी के अलावा बाकी सबों को ये देशद्रोही साबित करने लगेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये सत्ता चलाने का कोई तरीका है। और दूसरी बात यह है कि जो खरीद फरोख्त करके ये आगे बढ़ते हैं, इनके अंदर अब जो ये अपनी विचारधारा की पार्टी कहते थे, मैं खुद ऐसे एक दो मित्रों को जानती हूँ जो आरएसएस से आते हैं, और वो खुद कहते हैं कि ये जो आए हैं लोग, ये हमारी विचारधारा के लोग नहीं है। मेरे अपने साथ भोपाल में एक थोड़ी गुंडागर्दी हो रही है। एक भारतीय जनता में कांग्रेस के एक नेता गए हैं और उनको जाके साल भर होने को आया, तो उन्होंने मेरे घर के आसपास अनाधिकृत कब्जा किया हुआ है। और मैंने इसी मुद्दे को लेकर जब अपने आरएसएस के मित्र से बात करने की कोशिश की थी, तब उन्होंने ये कहा था मुझसे कि ये लोग हमारे लोग नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ आके हमें और बिगाड़ेंगे, इस तरह की बात वो कर रहे थे। तो ये आपस में जुड़ने वाले लोग नहीं है। आज जो भारतीय जनता पार्टी ने देश में एक तरह का ये प्रचलन शुरू किया है, जिसमें हम इंसानों की खरीदी और बिक्री देख रहे हैं। आप इस बात को भूल जाइए कि सामने वाला लालची है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जो व्यक्ति उसे लालच देके हमारे मैंडेट को खत्म करने की बात करता है, हमारे प्रधानमंत्री हर समय दूसरे प्रदेशों की जो सरकार है उसको टॉपल करने के चक्कर में रहते हैं, जो बीजेपी की सरकार नहीं है। तो ये एक अच्छा प्रेसिडेंस आप नहीं कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, और विश्व के सारे देश ये देख रहे हैं। तो इसमें कहीं कोई भारतीय देशद्रोही नहीं है। इसमें जो सरकार के जो दिखते हुए कारनामे हैं, ये उनके ऊपर टिप्पणियां हैं। इसमें देश का द्रोह कहीं पर भी मुझे तो नहीं दिखता। एक और घटना घटी जो शायद लोगों की नजर में नहीं आई, मैं उसके ऊपर बात करना चाहूंगा आपसे। और आप चूंकि आप पार्टी से जुड़ी हुई हैं, तो आपके विचार जानना चाहूंगा। मुझे नहीं पता कि इस बात पे शायद कोई आपकी पार्टी में कोई इस बारे में कोई चर्चा हुई है नहीं हुई है। हुआ क्या कि भारत सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना है अभी हाल ही में। जी। अस्थायी मेंबर है जो होते हैं, 5 तो परमानेंट वीटो मेंबर्स हैं। लेकिन जब म्यांमार में कू हुआ और आंग सू की को हटा दिया गया और मिलिट्री राज आ गया, तो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर निंदा प्रस्ताव आया। भारत ने उस निंदा प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया, बल्कि प्रेशराइज किया बाकी लोगों को कि निंदा शब्द हटा लेना चाहिए। पहला वक्तव्य आया भारत सरकार का कि हम निंदा नहीं करेंगे, लेकिन एक विदेश मंत्रालय का एक कथन रहता है कि स्थिति पर हमारी नजर है। पता नहीं कौन सी दूरबीन लेके देख रहे थे, मुझे नहीं पता। अब कल परसों फिर नया एक उनका आया है। जब वहां पे प्रस्ताव आया, उस प्रस्ताव को डाइल्यूट किया गया। डाइल्यूट करने के बाद निंदा शब्द निकाल दिया गया कि निंदा नहीं की जाएगी वहां पे मिलिट्री रूल की, और कहा गया कि हाँ, हालात इस किस्म के हैं जो चिंताजनक है, और निंदा को चिंताजनक से रिप्लेस कर दिया गया। और ये किसने करवाया?
भारत ने इसमें अग्रणी भूमिका निभाई है, ये न्यूज़पेपर्स बताते हैं। अब बात आती है कि एक मिलिट्री रूल, एक तानाशाही रूल, जहां पर जनता का दमन हो रहा है, जहां पर उनको मारा जा रहा है सैनिकों के द्वारा, भारत निंदा भी नहीं कर रहा है। ये मेरी नजर में पहली बार हुआ है, क्योंकि जब भी मिलिट्री रूल ऐसे कभी आते हैं, कू होता है, तो भारत हमेशा उसमें अग्रणी रहा है पहले, कि कहीं ना कहीं उसकी एक सख्त रवैया अपनाता है कि गलत है, ये रिस्टोर होना चाहिए। लेकिन यहाँ रिस्टोर करने की तो बात ही नहीं हो रही है। इस मुद्दे के ऊपर कांग्रेस का क्या रुख है? अ, मैं दिनेश जी, कांग्रेस के अंदर इसकी चर्चा मैंने अभी नहीं सुनी है, क्योंकि लेकिन ये इस मुद्दा है वक्त जो कांग्रेस मैंने की नोट करके जी, आपको बताया। ये बिल्कुल 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 मैंने ये नोट किया, और ये मैं देखूंगी भी कि किसने किसने इस मुद्दे पर बोला है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं मालूम है तो डिस्कशन ही नहीं हुआ है, ये तो नहीं हो सकता। जी, लेकिन मैं जो अभी कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही हूँ, पिछले करीब 3 महीने से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें किसानों का मुद्दा आया है, उसमें महंगाई बिल्कुल, का मुद्दा बिल्कुल, आया है, बिल्कुल, इसमें बिल्कुल। अलग अलग तरीके के मुद्दे चल रहे हैं। और दुखद ये है कि मुख्य धारा का मीडिया तो इसे जगह देता नहीं है, जबकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सारी प्रेस आती है वहां। लेकिन थोड़ा बहुत जो प्रिंट मीडिया देता है, जैसे जनसत्ता में कभी मैं देखती हूँ 7वें 8वें पेज पर इसकी न्यूज होती है, द हिंदू में इसकी कभी चौथे पेज पर आ जाती है, कभी एक बहुत छोटा कॉलम 8वें 9वें पेज पर होता है। तो कांग्रेस जो कर रही है, जो विपक्ष जो भी जहां जहां आवाज उठा रहा है, जहां आंदोलन कर रहा है, ये सब चीजें छप नहीं रही है। तो एक तरह से विपक्ष को मेन स्ट्रीम मीडिया ने जैसे कि एक साजिश के तहत, और लोगों को भी, लोकतंत्र के लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा है कि विपक्ष दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि विपक्ष नहीं है, विपक्ष मौजूद है। अब लोगों को विपक्ष तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी देश का विपक्ष लोगों की ही तो आवाज बनता है। जी, और जहां तक इस मुद्दे का सवाल है, पर्सनली मेरा व्यक्तिगत ये विचार है कि सरकार जिस तरह की खुद की सोच रखती है, वही उसने दूसरे देश के लोकतंत्र के लिए रखी है। और चूंकि अब आपने इस मुद्दे पर मेरा ध्यान दिलाया है, तो मैं इस पर पता जरूर करूंगी और जानना भी चाहूंगी, और कभी जैसे ही मुझे पता चलता है, मुझे उम्मीद है एक आध दिन में ही इसके बारे में मुझे मालूम होगा, तो ये आपसे भी शेयर करूंगी मैं। जी। जी, आप इसको थोड़ा डिटेल में देखिएगा। ये जो आया है पेपर्स में निकल के, ये इसकी चर्चा इसलिए मैंने आपसे की कि इस मुद्दे को कहीं ना कहीं हाशिए पर धकेल दिया गया है, और ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा था एक्चुअली देखा जाए तो। जी बिल्कुल। आ, अब बात आती है कि देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल नीचे जा रही है। आप एयरफोर्स से आई हैं। आ, बजट्स में कटौती तो डिफेंस की आम बात है, खैर उस पर बात नहीं करेंगे फिलहाल हम। लेकिन आ, कल परसों ही मैंने एक एपिसोड किया था जिससे मैंने कहा था कि आ, वो मुद्दा भी छूटा हुआ है, कांग्रेस ने उठाया नहीं, और मैं चाहूंगा कि वो उस बात को उठाएं। मुद्दा ये था कि कुछ साल पहले मनमोहन सिंह के समय एक स्कीम शुरू हुई थी बच्चियों के लिए, एससी और एसटी बच्चियों के लिए, कि वो 8वीं 9वीं 10वीं तक जाते जाते स्कूल छोड़ देती हैं, स्कूल ड्रॉप आउट मैक्सिमम के अंदर ऑलमोस्ट 80% तक ड्रॉप आउट हो जाता है। तो उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा स्टार्ट की गई थी भारत सरकार के द्वारा, कि बच्चियों को स्कूल लेके जाया जाए और बच्चियों को स्कूल से वापस घर छोड़ा जाए, जो कमजोर तबके की शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बच्चे हैं। दैनिक भास्कर की बड़ी रिपोर्ट है उसकी, मैं आपको बताऊं। और उसका बजट करीब करीब 3-4 साल पहले तक बढ़ के 270 करोड़ हो गया था। 270 करोड़, जो शुरुआत में मनमोहन सिंह जी ने स्टार्ट किया था करीब 100-125 करोड़ से, बाद में 270 करोड़ तक हुआ 2017-18 तक। और इस नए बजट के अंदर ये स्कीम में जो बजटेड एलोकेशन था 99.1% रिड्यूस कर दिया गया। आप सोचिएगा, उस 270 करोड़ का 2 करोड़ भी नहीं रह गया है, यानी कि स्कीम अबंडन हो गई है। हम जब कमजोर तबकों की बात करते हैं, और खासतौर से जो एससी और एसटी क्लास की जो बच्चियां हैं जो स्कूल तक नहीं पहुंच पाती हैं रिमोट एरियाज में, आप तो खुद विदिशा से आती हैं, जो एक मध्य प्रदेश का एक छोटा शहर है,
हालांकि फेमस शहर है, बहुत इतिहास में भी दर्जा है उसका। लेकिन जहां गांवों में बच्चियों को सुविधा नहीं है, ट्राइबल एरिया में सुविधा नहीं है, ये एक ऐसी स्कीम थी जो बच्चों को स्कूल लेकर आती थी। 99.1% बजट कट कर देना, आप बताइए कहां तक उचित है? आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, और ना केवल सहमत हूँ, इस बारे में पूरी तरह वाकिफ भी हूँ, क्योंकि विदिशा में ही 2 से 3 किलोमीटर दूर स्कूल होने के कारण सारी बच्चियां, मैं जब उनके बीच में घूमती हूँ तो मुझे मालूम है कि उन्होंने स्कूल छोड़ दिए हैं, क्योंकि एक तो वहाँ महिला सुरक्षित नहीं है। महिला तो भारत में अब इस वक्त कहीं भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी वही हाल है, जैसा कमोबेश जैसा उत्तर प्रदेश में महिलाओं का हाल है, वैसा ही मध्य प्रदेश में है। और मेरे ही विदिशा के आसपास जितने भी गांव हैं, उसकी अधिकांश लड़कियों ने 8वीं के बाद ही या 9वीं के बाद, जैसे जैसे उनका हायर सेकेंडरी स्कूल क्योंकि दूर है तो छोड़ दिया है। और एक बार वहाँ की जो एक आईएएस हैं, जो कमिश्नर थी एजुकेशन की, उनसे मेरी बात हुई थी। तो ये तब की बात है जब वहाँ कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस ने इस मुहिम को जो है अच्छी तरह से जारी रखा हुआ था। ये सिर्फ 1.5 साल की बात है। तो उस समय जो कमिश्नर साहिबा थी, उन्होंने बताया था कि ये स्कीम के कारण, तो मेरी इस पे काफी डिटेल्स में उनसे चर्चा हुई थी। अब वहां से भी चूंकि सरकार पलटा दी गई पिछले साल इसी दौरान मार्च के महीने में, तो अब उस योजना का वहां पर भी कुछ नहीं हो रहा है। और मैं बिल्कुल आपकी बात से मुझे लगता है कि मैं जरूर कांग्रेस में ये बात अंदर कहने की कोशिश भी करूंगी, और हम प्रोफेशनल कांग्रेस के फोरम से भी ये मुद्दा जरूर उठाएंगे, क्योंकि जो मेन हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है, वो देश में जो ज्वलंत मुद्दे इस समय चल रहे हैं, खासतौर पे किसान, खासतौर पे महंगाई, और जो लगातार बढ़ते हुए दाम है, और जो राजनीतिक शुचिता जो खत्म हो गई है, इन सब चीजों पे तो लगातार दबाव बनाए हुए है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो है, जो मुद्दे आपने दोनों मुद्दे कहे, एक कि भारत ने लोकतांत्रिक सरकार का समर्थन नहीं किया और निंदा प्रस्ताव की जगह उसे बताया कि चिंताजनक है, और दूसरा ये कि इस जहां से महिलाओं को, लड़कियों को हम सशक्त बना सकते थे, शिक्षित बना सकते थे, ये दो मुद्दे हम प्रोफेशनल कांग्रेस के फोरम से जरूर उठाएंगे, इसका मैं आपको यकीन दिलाती हूँ। बहुत बहुत आभार आपका। मुद्दे बहुत सारे हैं बात करने के लिए, पर समय सीमा जो होती है कभी कभी हमें भी बांध कर रखती है, और हमें अपने मेहमानों का जो कीमती समय है उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। सिर्फ 2 मुद्दों के ऊपर आपकी आखिरी टिप्पणी चाहूंगा। एक, किसान आंदोलन के ऊपर आप कुछ भी जो छूट गया है जो कहना चाहें, और दूसरा, देश की दिशा किधर, अब आगे क्या हमें जाना, कहाँ है, करना क्या है, हमारे एक एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, इन 2 बातों में आपकी एक आखिरी टिप्पणी देना चाहेंगे। जी, देश का किसान जो है, इतने सालों से हम कहते आए हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और हम अपने किसान को इस पिछले कुछ दिनों में किसानों की ये हालत कर दी है कि उनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही, ये सब तो कहा ही कहा। भारतीय जनता पार्टी का जो इंटरनल व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें ये तक कहा कि ये कोई अन्नदाता थोड़े ही है, ये तो ठीक है, हम पैसे देते हैं और अन्न खरीदते हैं, अगर ये नहीं उगाएंगे तो कोई और उगाएगा। तो इस तरह की जो बातें हैं, वो किसान आंदोलन, किसान की छवि बिगाड़ने की बातें हैं, और अपमानजनक है, ये बहुत अन्नदाता के लिए अपमानजनक है ये। बहुत अपमानजनक है। और इस चीज का देश के हर एक नागरिक को इसका एहसास होना चाहिए कि आज वो किसान है, कल हम होंगे। और रही बात किसान आंदोलन की, ये तो अपनी परिणति पर जाएगा ही, और मुझे पता नहीं क्यों एक अंदर से आत्मविश्वास सा है कि ये तीनों बिल जो है वो वापस होंगे, और किसान अपनी सही जगह पर आकर और सरकार से चर्चा करके दोबारा अपने कानून बनवाएंगे। एक तो ये मुझे आस्था है। दूसरा सवाल आपने पूछा कि देश की दशा क्या है, तो देखिए, इस देश में जब से मैं भी लगभग आधा तो हो गया, मुझे भी देखते हुए आधी शताब्दी समझ लीजिए हो गई है, तो उसमें हमने देखा था कि देश में हम पहले एक बहुत निर्भय, एक बहुत ही ऐसे माहौल में रहते थे जिसमें सब कुछ खुला हुआ था, कोई हमारे ऊपर किसी तरह के बंधन नहीं थे कि हम क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे। आजकल हमको बहुत ज्यादा मॉरल पुलिसिंग का सामना करना पड़ रहा है, और मुझे तो कम करना पड़ता है, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी एक प्रोफेशनल थी, और एक जगह लोग बाग थोड़ा जानते हैं
लेकिन जो हमारे यहाँ की लड़कियां हैं, अभी थोड़े दिन पहले, कल ही परसों में एक न्यूज थी, हरियाणा या कहीं पर एक पंचायत में कहा गया कि लड़कियां जो हैं जीन्स पहन के नहीं घूम सकती। जी, तो इस तरह की जो मॉरल पुलिसिंग हमारे ऊपर हो रही है आजकल, इससे एक ना एक दिन हमारा जनमानस, जो कि लोकतंत्र में जीने का आदी है, इससे विद्रोह जरूर कर देगा। और मुझे ऐसा लगता है, जैसे अब आप मुझ तक पहुंचे, जबकि आप अपने आप में एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं और आपको लोग जानते हैं, पर आपने जैसे मुझ तक एक हाथ बढ़ाया, ऐसे ही मैंने किसी और तक हाथ बढ़ाया। इस तरह से हमको ये एक चेन बनानी होगी, अगर हम लोकतंत्र को प्यार करते हैं। जी, जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। हमें अपनी सुविधाएं छोड़कर, अपना कंफर्ट जोन छोड़कर, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा। और उसके लिए जरूरत पड़े तो जो विपक्ष ऐसा हो जो पंथ निरपेक्ष हो, जो गांधी के आदर्शों पर चलने का आदी रहा हो, उस विपक्ष का साथ देना होगा। राहुल गांधी के जो मीम बनाए जाते हैं उनको खारिज करना होगा, उनके अगेंस्ट बोलना होगा, क्योंकि राहुल गांधी ने आज तक देश का कोई नुकसान नहीं किया है। राहुल गांधी ने देश को किसी चीज से विध्वंस की तरफ नहीं मोड़ा है। राहुल गांधी ने तो प्रधानमंत्री से भी घृणा तक करने की बात नहीं की है कभी। राहुल गांधी ने तो प्यार का ही संदेश पहुंचाया है। मैं यहाँ केवल राहुल गांधी की वकालत नहीं कर रही हूँ, मैं लोकतंत्र की वकालत कर रही हूँ। बिल्कुल, मैं ये कह रही हूँ कि हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर। अगर हम लोकतंत्र को प्यार करते हैं तो हमें इस बात को पीछे छोड़कर कि लोग क्या कहेंगे, हमें आगे आना होगा, इकट्ठा होना पड़ेगा और इस देश के लोकतंत्र को जीवंत रखे रहना होगा। बहुत ही सुंदर विचार हैं। और जैसे कि इस चैनल पर हमेशा हम किसानों की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, बुरे हालातों की बात करते हैं, उससे कैसे निकल सकते हैं उनकी बात करते हैं। भारत चंद उद्योगपतियों का नहीं है, भारत चंद शक्तिशाली लोगों का नहीं है, भारत किसानों का है, मजदूरों का है, मध्यम वर्ग का है, सैनिकों का है जो सीमा पर अपनी जान देते हैं। भारत उन स्कूल के बच्चों का है जो रोज सुबह उठ के स्कूल जाते हैं, वही देश सेवा है। वो जो स्कूल की जो एक युवा टीनेज बच्चियां हैं जो कई कई मील पैदल चल के स्कूल जाती हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, वो देश सेवा है। जब भारत के नौजवान अपने लक्ष्य की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, चाहे विदेश में क्यों ना जाना पड़े, वो देश की सेवा है। सिर्फ देश की सेवा कुछ लोग ऊपर बैठे नहीं कर रहे हैं कि जो देश सेवक हैं। हर व्यक्ति, बच्चे से लेके बूढ़े तक, वो सारे देश के सेवक हैं। हमने भी अपनी जानें कुर्बान की हैं, हमने भी अपनी जिंदगी के इतने वर्ष दिए हैं। भले ही आज हम वरिष्ठ नागरिक हैं, लेकिन उनका भी तो स्थान है, क्योंकि उनके पास विजडम भी है, गाइडेंस भी है, मॉनिटरिंग भी है और अच्छे और बुरे की थोड़ी समझ भी है, जो आराम से हम पास ऑन कर सकते हैं यंग जनरेशन को, ताकि उन्हें आगे बढ़ने में कठिनाई ना हो, उन्हें रास्ता मिल जाए। इस चैनल को हमेशा आपका समर्थन मिला है, प्यार मिला है। इस चैनल पर हमेशा बहुत प्रबुद्ध नागरिक आए हैं भारत के। मैं उन्हें नागरिक ही कहूंगा, मैं उन्हें कोई बहुत ये नहीं कहूंगा कि इस पद से आए उस पद से आए। प्रबुद्ध नागरिक आए हैं, सम्मानीय नागरिक आए हैं, और हमने उन नागरिकों की आवाज इस चैनल पर उठाई है और उठाते रहेंगे। सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करेंगे रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी का कि वो हमारे शो में आई, उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और दर्शक मेरे मित्रों, लिए भी ये उतने ही प्रिविलेज की बात है। थैंक यू सो मच। और दर्शक मित्रों, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि बहुत जल्दी आपकी मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ, एक नए डोमेन एक्सपर्ट के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तो हमें दीजिए आज्ञा। न्यूज टाइम से बहुत जल्दी आपसे फिर आगे मिलेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।